हेलो, वेलकम टू सीडीज ब्लैक। फिजिक्स का अगला चैप्टर, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने वो न्यूटन की वाली कहानी सुनी होगी कि एक बार न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल टूट के गिर गया उनकी खोपड़ी के ऊपर। तो वहाँ उन्हें चमका कि ऐसा क्यों हुआ, कोई चीज़ नीचे क्यों आई। तो यहाँ से फिर इन्होंने ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रियलाइज़ किया और उसी को आज हम पढ़ रहे हैं। तो जितने भी, अब आपको पता है कि कोई चीज़ अगर मूव करेगी, अगर कोई मूवमेंट है, मूवमेंट ये वाला चलने फिरने वाला, तो कहीं ना कहीं फोर्स उसमें इन्वॉल्व है। अगर फोर्स नहीं होगा तो कोई चीज़ मूव ही नहीं करेगी, यानी वजह होनी चाहिए। पता ही होगा आपको बेसिक्स कि कोई मोशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, फोर्स की। तो ये जो मून है जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है या फिर अर्थ है जो सन की चारों ओर घूम रहा है, यहाँ पे अगर हमारा सन है तो अर्थ इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स है जिसकी वजह से घूम रहा है। ये फोर्स कौन सा है इन दो बॉडीज के बीच? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक म्यूचुअली ये दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स लगाते हैं और ये जो मून है, ये जो अर्थ है, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो ये जो मोशन है यहां पे लग जाता है इन दोनों बॉडीज के बीच। ये देखो, ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये आना चाहेगा इसके पास। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की ओर आ रहा हो। ये बॉडी है, यहां पे है, यानी इधर की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंटर की ओर। और ये बॉडी आगे की डायरेक्शन में मूव करती जाती है। तो ये जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये दिखाता है इसकी वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में ऐसे ये बॉडी मूव करती रहेगी क्योंकि अंदर लग रहा है एक सेंट्रीपेटल फोर्स जो उसको अपनी ओर खींचे हुए। इसी के अपोजिट में भी एक अपैरेंट फोर्स लगता है जो कि हमें जानना जरूरी नहीं है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे की ओर है और ये बॉडी हमारी ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमती रहेगी। देखिए, सेंट्रीपेटल और फ्यूगल अगर आपको दोनों पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अपने ज़माने में मैंने ऐसे याद किया था, सेंट्रीपेटल मीन्स ये थोड़ा वैसा नहीं लग रहा, पेटल अच्छा सा या फूल सा या पीतल सा, तो उसको अंदर रख लेते हैं, तो इसलिए वो अंदर की ओर लगती है। सेंट्रीफ्यूगल में नाम में क्या आता है? पागल। ये लड़की पागल है, पागल है, एक गाना भी है। तो फ्यूगल ऐसा पागल, पागल है, उसको बाहर भेजो। तो बाहर की ओर जो अपैरेंट फोर्स लगता है वो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यानी कि बात क्लियर है कि मून अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो यानी अगर पूछे कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, तो एक ऐसा फोर्स जो मून को अर्थ के चारों ओर घुमा रही है। तो यानी कि द फोर्स दैट कॉजेज द एक्सेलरेशन और कीप द बॉडी इन अ मूविंग सर्कुलर पाथ। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द सेंटर। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। और अगर क्या हो, ये सेंट्रीपेटल फोर्स ना हो, तो जब तक आपने वो एक वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, धागे वाला, मान लेते हैं यहाँ कोई लड़का है, उसने धागे में ऐसे बांध के उसको घुमा रहा है, तब तो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म होगा तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? अब वो सेंटर की तरफ तो आएगी नहीं, अब घूम नहीं रहा है, तो वो अपने टेंजेंशियल ऐसे सीधा निकल जाएगी। तो जब आप ऐसे नचा के फेंकेंगे तो अपने टेंजेंशियल वाले उसमें चली जाएगी। टेंजेंट आपको पता ही होगा, टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती है, सिर्फ एक। यही से मुझे एक लाइन आता है कि शी वॉज लाइक अ टेंजेंट, शी टच्ड माई लाइफ वंस एंड आई नो देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस शी विल बी बैक। है ना? क्योंकि टेंजेंट एक बार टच करती है फिर आगे जाती है, दोबारा कभी टच नहीं करती। अगर कोई लाइन ऐसे जा रही हो तो पहली बात तो ये दो पॉइंट पे टच कर गई, टेंजेंट ही नहीं है ना? ओके, तो अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है बी। इनकी बीच की दूरियां आर से लिखते हैं या फिर कई बार डी से हम लिख देते हैं। तो इन्होंने डी लिखा है। अच्छा, कंफ्यूजन के लिए, कुछ कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से लेंगे कि एंड टू एंड लेंगे, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कहाँ से लेने का? सेंटर टू सेंटर ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नॉर्मल बॉडी है तो सीधा डिस्टेंस ले लेना, अगर स्फेरिकल टाइप की है तो सेंटर टू सेंटर हम कंसिडर करते हैं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम लेते हैं, तो प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस का।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये डिस्टेंस कौन सा है? जी हाँ, इन दोनों के बीच की दूरियाँ। तो इसको जब आपने वो किया तो फॉर्मूला क्या बन गया? m/d²। और प्रोपोर्शनलिटी हटती है, एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल G। यानी आपने देख लिया कि ये नाटक कहाँ से आया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यही है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये बॉडी इस पर इतना फोर्स लगा रही है और ये बॉडी इस पर भी इतना ही फोर्स लगा रही है और ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F=G(m_m/r²) या फिर m1 m2 आप लेते हैं तो G(m1m2/r²) या d²। यानी कि यूनिवर्स की सारी चीजें एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। किस फोर्स से? इसी का नाम लिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये खींच रहा है। जैसा कि कुछ लोग अट्रैक्शन में खींचते हैं, तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस G की यूनिट क्या होगी? तो आपको यूनिट किसी भी चीज़ के निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको 7 बेसिक के यूनिट्स पता हो, लेंथ का, डेंसिटी का, वॉल्यूम का, जो कॉमन है मास का, उसके बाद तो आप निकाल ही लेंगे। सबकी यूनिट रख दो, G की यूनिट आ जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? G का फॉर्मूला ऐसे देखो, इधर न्यूटन है, ये ऊपर चला गया मीटर², अपॉन में दोनों का मास आ गया यानी कि kg²। ये G की यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर² अपॉन kg²। या फिर कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं इसी को, मुझे यहाँ नहीं आ रहा होगा, न्यूटन m² kg-2। आपको फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट कभी भी याद करने की जरूरत होती नहीं है, हमेशा निकाल ली जाती है। अच्छा, इस G की वैल्यू कितनी है? तो इस G की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻11 10⁻11 और यूनिट यही वाली लगा लेना। इस G की वैल्यू किसने फाइंड की है? तो वो की है हेनरी कैवेंडिश इन साहब ने। हो सकता है पूछ ले, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब न्यूटन का खेल है। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट वाली बात कर लें कि जब पेड़ पे ये गिरा था, ये रहा अर्थ और ये रहा हमारा पेड़। हालांकि कॉन्सेप्ट ना भी जानो तो ठीक है, लेकिन अब जान लेते हैं। ये एप्पल यहाँ गिरा, तो अभी हमने देखा अगर ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है हमारी अर्थ, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो दोनों का सेम ही होगा, यानी इसका मास इनटू इसका मास अपॉन इन दोनों का डिस्टेंस। तो ऐसा क्यों हुआ कि एप्पल अर्थ के पास आया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अर्थ ही उठ के एप्पल के पास चली जाती? ऐसा क्यों? तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा। अबे यार, हाँ थोड़ा स्क्रीन टेढ़ी हो गई थी। F मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फॉर अ गिवन फोर्स, मतलब फॉर अ गिवन फोर्स या फॉर अ गिवन मास देखते हैं क्या रिलेशन है। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मास और एक्सेलरेशन के बीच का क्या रिलेशन है इस वक्त? मास और एक्सेलरेशन इस वक्त क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन, कम मास ज्यादा एक्सेलरेशन, इनवर्सली का तो यही मतलब है। तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा? जिसका मास कम होगा। मास कम किसका है? एप्पल का। इसलिए एप्पल अर्थ की ओर खींची चली आई, ना कि अर्थ एप्पल की ओर गया, है ना। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा था? जिसका मास कम था, तो इसलिए ये ऐसा हुआ। बाकी न्यूटन और बढ़िया आदमी है। ये जो पूरी कैलकुलस है, कैलकुलस, ये भी इन्हीं न्यूटन साहब की वजह से ही, जो नई ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, तो ये सारी चीज़ें सब मतलब इन्हीं की वजह से फिर नई खोलनी पड़ी। जो कैलकुलस ब्रांच है, इनका भी क्रेडिट न्यूटन साहब को ही जाता है। और आगे हम देखते हैं कीपलर्स लॉ। अच्छा, उस टाइम तक अब प्लैनेट्स की बात हो रही थी, तो प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं वो कौन किसकी वजह से कर रहे हैं, वो किसने बताया है? वो तो न्यूटन ने ही बताया कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। ये बात तो ठीक है। फिर कीपलर आए, उन्होंने कुछ लॉ दिया कि जो प्लैनेटरी मोशन के कुछ लॉ दिए हैं कि अगर मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला आगे हम बताते हैं कि मूव कर रहे हैं तो क्या, कैसे मूव करते हैं, क्या होता है। तो कीपलर साहब ने प्लैनेटरी के 3 वो दिए। पहला दिया एलिप्स वाला। उन्होंने कहा जैसे आपको पता होगा एक सर्कल होता है, सर्कल में एक बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक वैसे एक और फिगर होता है
इसका नाम है इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, F1 और F2। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ, यहाँ पे S लिख देता हूँ, रुक जाओ S, ये ऐसे कर देता हूँ, सन। तो उन्होंने कहा ये जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, और सन किसी एक फोकस पे, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, ठीक है। और प्लैनेट्स के हैं ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा एरिया। एरिया के बारे में क्या कहा कि ए से बी जाने में जितना टाइम लगा, ये, अबे यार कैसे हो रहा है आज, टाइम ए से बी जाने में जितना लगा, अगर मान लेते उतना ही टाइम सी से डी जाने में लग रहा है, तो दे विल स्वेप्ट इक्वल एरिया। यानी प्लैनेट के मोशन फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विल स्वेप्ट द इक्वल एरिया। यानी कि यहां पे अगर ए बी यानी 10 मिनट लगा होगा मान लो यहां से जाने में, और सी से डी जाने में 10 मिनट लगा, तो आप कभी भी देखोगे तो जो इनका एरिया है, ये वाला एरिया, ये सेम आएगा। यानी कि यहां पे एरिया ओ ए बी सेम होगा एरिया सी ओ डी के, ठीक है। ये एरिया बराबर होगा, या अगर हम कैलकुलस में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, dA by dt इज कांस्टेंट। ये वाला मत जानो, बस क्या है कि समझ गए। अब क्या बताऊं दोबारा। और तीसरा क्या दिया इन्होंने, r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इनका, ये प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के स्क्वायर का। बिल्कुल बात साफ है, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। या फिर वही बात कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कोई कांस्टेंट लगेगा, तो अगर इक्वल टू आप यहाँ कांस्टेंट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। यानी कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग। बाकी बेसिक तो यही है, ये आप याद कर लीजिए कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। व्हाट इज आर, ये वाली डिस्टेंस है, सेमी मेजर एक्सिस भी कहते हैं, और टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पता है ना, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा। इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, क्योंकि इसके जो कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं सिखाई गई। इसकी कांस्टेंट की वैल्यू वैसे होती है आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय म्यू टी स्क्वायर। ये वैसे आपको नहीं जानना है, म्यू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, म्यू होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम। तो ये हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है। क्या आप कंफ्यूज हैं? नहीं। कीपलर्स ने 3 लॉ दिए प्लैनेट के, और प्लैनेट का मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ये बात न्यूटन ने पहले कही थी। कीपलर्स ने सिर्फ उस प्लैनेट की 3 लॉ दिए हैं जो अभी हमने देखा। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे अगर हम देख लें, ये वाला इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत आता है कि मान लो 2 बॉडी है, इनके बीच फोर्स ऐसा लग रहा है, तो अगर हम इनकी दूरियां 6 टाइम्स बढ़ा दें तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। सेम यही केस, F इक्वल्स टू जी mm बाई डी स्क्वायर है, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, मास उतना ही है, खाली डिस्टेंस ही बढ़ाइए। मान लो डिस्टेंस 6 टाइम्स कर दी, तो ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी mm बाय 36 डी स्क्वायर। यानी ये तो पुराना वाला है, तो यानी पुराने वाले का 36 टाइम्स हो गया। यहाँ पे अभी करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी जब आप करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, जब आप सीख जाएंगे कि क्या है, नई वाली डी पे वैल्यू डाल देनी है। तो यानी फोर्स क्या हो गया, 136 टाइम्स जितना पहले था उतना। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कई चीजें और एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन दीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये तो हमने देखा ही कि दैट बाइंड अस टू अर्थ। हम अर्थ पे हैं, अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है, ग्रेविटी पता ही है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि एक लाइन में गए हैं तो प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं वो भी यही है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, ये भी वही है। और चौथा, टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। ये रहा हमारी पृथ्वी, यहाँ पे सन और मून ये कई बार खींच लेती हैं, जिसकी वजह से आपको जो समुद्र की लहरें हैं वो ऐसे उठती हुई दिखाई देती हैं। तो टाइड्स आर इंपॉर्टेंट कि दीज ग्रेविटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स विच हैपन ड्यू टू सन एंड मून।
तो ये मे भी उसमें 1 and 2, 2 and 3 इसमें क्वेश्चन बनने के आसार है। अगली चीज हम देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? जब आप किसी चीज को छोड़ें, कोई फोर्स नहीं देना है, कोई धक्का नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो जो बॉडी फ्रीली फॉल करेगी, दिस इज नोन एज फ्री फॉल। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी अकेले काम करेगी इसमें और कुछ नहीं। अगर मान लो बॉल आपने ऐसे कस के ऐसे नीचे फेंका तब तो नहीं है, लेकिन अगर आराम से छोड़ा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जो फॉल हुआ है, दिस इज फ्री फॉल। नाम से ही दिख रहा है तो अंग्रेजी से ही दिख रहा है। अब फ्री फॉल के केस में क्या होता है? अच्छा, ये जो जी है, ये जो इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर सिंपली ग्रेविटी कह सकते हैं। अबे बन जा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर सिंपली इसी को कह देते हैं ग्रेविटी। स्मॉल जी, इसका फॉर्मूला है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद करेंगे तो बढ़िया। इसमें अब जी की वैल्यू डाल देना, कितना? 6.6 10⁻⁻11। एम क्या है? ये मास ऑफ द अर्थ है, जहां की ग्रेविटी निकालनी है। अर्थ प्लेनेट का निकाल रहे हैं तो अर्थ का लेंगे, ये अर्थ का रेडियस। मून का लेना है तो भाई मून का मास, मून का रेडियस, तो वहां की ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो जी आपको पता है 6.6 10⁻⁻11, मास आपको पता है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। मैंने तो ऐसे याद किया था, मीटर में करने के लिए आप फिर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। और ये कितना है? 6.6 10⁻⁻11। तो रख के जब सॉल्व करेंगे तो जी की क्या वैल्यू आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक एक्सेलरेशन ही है, इसलिए यूनिट क्या है? एम पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट में कहूँ तो 9.81 आता है, लेकिन 9.8 हम लेके चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स में हम सीधा 10 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां से हमें भी पता चल गया। अब हम ग्रेविटी देखते हैं। ग्रेविटी पोल पे क्या होगी और इक्वेटर पे क्या होगी? देखो, या तो आप याद करो या तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो आपको पता है कि अर्थ पूरी तरीके से स्फेरिकल तो नहीं है, थोड़ा सा जियोइड शेप है। अर्थ का शेप ऐसा है ना, हल्का सा ऐसा। तो अब हम खुद ही देखते हैं कि पोल पे ग्रेविटी क्या होगी और इक्वेटर पे क्या होगी। ये इक्वेटर है और ये दोनों पोल है ना, ये भी पोल है। ये मान लेते हैं सेंटर इसका। अब इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं। ग्रेविटी क्या है? कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, यानी जी और आर का रिलेशन देखते हैं। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आर कम हो गया ना पोल पे, कि बढ़ गया है? कम हो गया। तो जब आर कम हो गया पोल पे, यार रेडियस कम हो गया ना, जब रेडियस कम हो गया तो जी क्या हो गया? जी बढ़ गया। तो इसलिए ग्रेविटी पोल पे ज्यादा है। इक्वेटर की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ द अर्थ बढ़ गया ना, जब रेडियस बढ़ जाएगा तो जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसलिए कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेविटी पोल पे ज्यादा हो जाएगी और इक्वेटर पे कम हो जाएगी। चाहे तो डायरेक्ट याद कर लो, या तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एक लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। डायरेक्टली फैक्चुअल में क्या है कि भूलने की गुंजाइश रहती है। भूल जाओगे कल कदार कि पोल पे ज्यादा थी कि इक्वेटर पे कम ज्यादा थी, है ना। बाकी यहां से 9.81 से याद आता है, इसी को हम कहते हैं 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स। कोई कहे 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, तो वो भी 9.8 न्यूटन ही होता है। 1 kgf = 9.81 न्यूटन, वो काम का नहीं। तो आपको पता चल गया, अगर आपको अपना वेट घटाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी कम है, आपका वेट कम आया। तो अब अगर हम ये भी देख लें अबव और डाउन, मान लो ये पृथ्वी है, ये हालांकि उसमें था 11th या 12th में शायद। अगर आप सरफेस से ऊपर जाएंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटी निकालनी हो, तो भी आपकी ग्रेविटी घटेगी। अगर आप सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो भी आपकी ग्रेविटी घटेगी। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता था? G1 - 2h/r। नीचे जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटी का? G1 - h/r।
ये भी आपके काम का नहीं है। हमें सिर्फ ये पता रखना है कि आप सरफेस से ऊपर जाओ या आप सरफेस के नीचे जाओ, ग्रेविटी आपकी घटेगी। सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा ग्रेविटी मिलेगी आपको इसी अर्थ के सरफेस पे। ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट सरफेस। जमीन में खोद के अंदर जाओगे तो ग्रेविटी ज़्यादा नहीं मिलेगी, है ना। और लेकिन इस सरफेस पे अगर ज़्यादा ग्रेविटी है कहाँ, तो वो मिलेगी पोल पे, और सबसे कम मिलेगी कहाँ पे? इक्वेटर पे। अब ये जो ये वाली बात है कि ये जो फ्री फॉल होता है, तो फ्री फॉल में हमने क्या पाया कि तुम मतलब आप सॉलिड बॉडी लो, सॉलिड बॉडी हो, हॉलो हो, या कोई पेपर हो, कोई पत्ता हो, कोई आदमी हो, कोई लाश हो, या कुछ भी हो, अगर आपने एक ही हाइट से छोड़ा है सबको, तो वो एक ही टाइम पे नीचे गिरेगा। कोई भारी हो, 10 किलो का हो, 50 किलो का हो, 100 किलो का हो, वो गिरेंगे एक ही टाइम पे आइडियल कंडीशन में। अभी अगर मान लेते हैं हम एक पेपर ले लेते हैं और एक कुछ और ले लेते हैं, मान लो एक दवा ले लेते हैं और एक यहाँ हमने पेपर ले लिया, कुछ और ले लूँ, स्प्रे ले लिया, तो भले ही ये हल्का है, ये भारी है, लेकिन ये गिरेगा एक ही टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसके मास पे डिपेंड नहीं करती है ये जो ग्रेविटी है, या फिर इसकी जो वेलोसिटी है जो अभी हम देखेंगे, ये इसके मास पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। तो जिस हाइट से छोड़ोगे दोनों सेम ही टाइम पे गिरेगा और मजा आएगा। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट गलीलियो साहब निकल पड़े, और इन्होंने किताब में तो ये लिखा कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि इटली में, ये भी देख ले यार कहीं यूपीएससी ना पूछ ले। तो वहां से उन्होंने सामान फेंक फेंक के दिखाया लोगों को, एक मोटा सिलेंडर ले गया, हॉलो ले गया, ऊपर से छोड़ा, बोले देखो सब सेम टाइम पे गिरता है। मजा आया होगा, क्योंकि ये जो जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ये मास कौन सा है? ये मास बॉडी का नहीं है, ये मास अर्थ का है, जहां की ग्रेविटी आप निकाल रहे थे। किसी बॉडी को आप छोड़ेंगे तो ग्रेविटी उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो तो कांस्टेंट ही है। कितनी? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द ग्रेविटी विल रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। अब हम इसका ये फ्री फॉल का ये भी देख सकते हैं, लेकिन एक मिनट अगर हम ये देख लें, न्यूमेरिकल में जब आप साइन, न्यूमेरिकल आपको पता है न्यूटन्स की 3 इक्वेशन, v + u + at, और जितने 3 इक्वेशन है, तो अब एक्सेलरेशन इस केस में क्या लग रहा है? g ही एक्सेलरेशन है, तो ut की जगह हम gt लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या लेंगे? g। न्यूमेरिकल केस में अगर आपको डाउट हो, तो जब भी बॉडी नीचे आ रही है तो आपका g पॉजिटिव होगा, जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो आपको g की वैल्यू निगेटिव लेनी है। फॉर अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन देखें कि आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, ऐसी सी बात है, तो जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो ड्यूरिंग दिस जर्नी a to b आपको g की क्या वैल्यू लेनी है? निगेटिव, और सॉल्व कर लेना है सेम ही फॉर्मूले में। लेकिन मान लेते हैं आपने बॉल ऊपर से नीचे की ओर फेंका तो अब तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है, तो अब आपको g की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता नहीं। अब हम जो वो फ्री फॉल की बात कर रहे थे, तो ये देखते हैं। जैसे थर्ड वाली इक्वेशन है, v² = u² + 2as। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है यहाँ में? g। फ्री फॉल मान लेते हैं एक केस, यहाँ है बॉल, उसको हमने नीचे फेंका। इनिशियली हमने क्या रखा है? u 0। इनिशियली तो 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी। ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। v क्या हो गया? रूट के अंदर 2gh, h हाइट है। ये फ्री फॉल की वेलोसिटी हो गया बस, v = √2gh। यानी बात आपको समझ आ रही है कि किस बात पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ और ग्रेविटी और हाइट पे। इनकी जो वेलोसिटी है गिरने की वो सेम होगी, वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम भी सेम ही लगेगा, तो इसीलिए सेम टाइम पे गिरेंगी। ये फ्री फॉल की वेलोसिटी हो गई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फ्री फॉल वेलोसिटी v = √2gh। देखिए मास और वेट का क्या खेल है? मास क्या है? मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं जड़त्व। इनर्शिया मीन्स टू विच रजिस्ट द चेंज।
वो अपने आप को हिलाना डुलाना नहीं चाहता है, तो उसमें असल में कितना इनर्शिया है वो होता है उसका मास। इट कैन नेवर चेंज, मास जितना है उतना ही रहेगा। एक होता है वेट। वेट क्या है कि फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा अपना मास और साथ में ये नीचे पुल कर रहा है हमें, जो कि किस से, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी। तो ये हमारा वेट क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है हमारा वेट। फोर्स पहले मुझे ये लिखना चाहिए था, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह आप जी लिख सकते हैं। कौन सी एक्सेलरेशन यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हमने कह दिया है वेट, यानी वेट की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। वेट का डायरेक्शन क्या होता है, वेट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ वेक्टर, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज डाउनवर्ड्स। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, आप किसी भी एंगल में खड़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। या फिर वेट क्या है कि द फोर्स विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ये तो सिंपल है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेट इक्वल टू mg। अब जैसे हम लोग वो वाले न्यूमेरिकल लगाते थे, ये वाले, मानो यहाँ कोई बॉडी है तो वो टेढ़ी रखी है, इसका वेट है w, तो क्या हम लोग वेट ऐसा लेते हैं, नहीं, क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा ऐसे लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल में क्या मतलब, वेट का एक डायरेक्शन फिक्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, नो मैटर बॉडी आपकी टेढ़ी है कैसे रखी है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास और वेट चेंज होगा, अभी आपने देखा मास कैन नेवर बी चेंज्ड, बट वेट चेंज होता है। क्यों चेंज हो रहा है, वेट क्यों चेंज हो रहा है, मास तो चेंज ही नहीं हो रहा, वेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रही है। जैसे ही ग्रेविटी चेंज हो जाएगी आपका वेट चेंज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि मून पे क्या वेट होगा, तो मून की जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या देते हैं, मून, जी ऑन मून, वो क्या है, 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ है। असली मसला ही है। तो इसलिए वहां पे जो वेट आएगा, वेट ऑन मून, पेन चेंज कर लूं, मजा नहीं आ रहा, यानी कि अभी भी नहीं आ रहा। वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 1/6 जितना वेट आपका अर्थ पे है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि W इक्वल टू mg और असल में ग्रेविटी जो है 1/6 ऑफ द अर्थ है। तो अगर क्वेश्चन बोले कि यहाँ पे आपका वेट 60 kg है अर्थ पे, तो मून पे कितना हो जाएगा, वेट की बात कर रहे हैं, 60 न्यूटन लिखना चाहिए था मेरे को, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। कहाँ पे, मून पे। और आपका मान लेते 30 kg वेट मास है यहाँ पे अर्थ पे, तो मून पे आपका मास कितना रहेगा, वो 30 kg ही रहेगा, बिकॉज मास चेंज नहीं होता है। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में देखते हैं। वो थ्रस्ट क्या है, कुछ नहीं, सिंपल फोर्स है। ये यहाँ पे लिख दिया है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये रहा सरफेस, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स आएगा, फोर्स तो कहीं भी लग सकता है, तो परपेंडिकुलर वाले को एक नाम दे दिया कि भैया आज से हम तुम्हारा नाम कर देते हैं थ्रस्ट। उस तरीके से प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये रहा फॉर्मूला, फोर्स या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। या फिर अगर हम फोर्स कह रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि थ्रस्ट क्या है, फोर्स जो कि परपेंडिकुलर हो, तो या तो ऐसे बोलो कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, या फिर फोर्स परपेंडिकुलर को ही हमने एक नया नाम दे दिया है थ्रस्ट, तो सिंपली हम कहते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इस यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगेगा, यूनिट एरिया 1 मीटर का मान लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का, उसे हमने क्या कह दिया, प्रेशर। सिंपल है। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, यूनिट फिर से निकालने की कहीं जरूरत होती नहीं है। थ्रस्ट यानी कि फोर्स ही है एक तरह से, तो न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर लिखने वाले कुछ ऐसे लिख देते हैं, m-2 लिख देते हैं, एक ही बात है। या फिर इसकी एक और यूनिट जो है वो है पास्कल, पास्कल, जो कि इन ब्लेसी पास्कल साहब के नाम पे रखी गई है। वो तो आपको देख के पता लग जाएगा, पास्कल है तो कोई पास्कल रहा होगा, जूल्स है तो कोई जूल्स रहा होगा।
अच्छा, पिन और सैंड वाला एक केस आता है। आपने जो नोटिस बोर्ड में जो हम लोग CCA का वो होता था, अपने अपने हाउस को सजाते थे। आई वॉज इन अ रेड हाउस, अशोका हाउस इन केंद्रीय विद्यालय। तो उसमें हम लोग वो पिन विन लगाते थे ना, अपने चारों हाउस सजाते थे। तो ये जो पिन है, ये इसका जो देखो एरिया बड़ा कम है। अब इस रिलेशन पे देखते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। उतने ही फोर्स में, मान लेते हैं फोर्स आपने कांस्टेंट रखा, उतने ही फोर्स में आपको ज्यादा प्रेशर कब मिलेगा? हल्का सा ही फोर्स आप लगाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ज्यादा आउटपुट मिले। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो पिन में क्या है, कहाँ गया? एरिया कम है तो आपको प्रेशर ज्यादा मिलेगा। जब प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो अंदर से घुस जाएगा और नोटिस बोर्ड में वो चीजें लग जाएंगी जो आप घर से बना के लाए हैं। एक सैंड वाला केस आता है कि आप एक बार खड़े हैं और एक बार लेटे हुए हैं। तो इसमें क्या केस आता है कि जैसे मान लो यहाँ बालू है, जब आप खड़े हैं और एक बार आप लेट गए। ठीक है, अब यही समझते हैं। जब आप खड़े हैं तो एरिया कम है, जब एरिया कम है तो उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ज्यादा लग रहा हो तो आप धंस जाएंगे अंदर की ओर। लेकिन वहीं जब आप सैंड पे आप लेट जाएंगे तो आप इतना अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अब आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, अब आपका प्रेशर घट गया। तो इस वजह से ऐसा होता है। और यही क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है। एरिया और प्रेशर का खेल हमने देख लिया कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फ्लूइड्स क्या होते हैं? देखो, एक तो सॉलिड होता है, एक होता है फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों चीज आते हैं। फ्लूइड का मतलब है विच हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। इसमें दोनों आते हैं। कौन? लिक्विड और गैस। कोई फ्लूइड कहे तो ऐसा हमें लगता है कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड है, नहीं। फ्लूइड का मतलब है लिक्विड और गैस, दोनों ही फ्लूइड होते हैं क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। बॉयंसी को कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब हमने किसी चीज को पानी में डाला तो वो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है अप थ्रस्ट या तो बायंट फोर्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप नेवी में जा रहे हैं तो भी ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई शिप फ्लोट्स, व्हाई समथिंग सिंक्स। तो एक अपवर्ड फोर्स जो पानी लगाएगा आपके ऊपर, जब आप कोई चीज बॉडी में डालेंगे, जब आप कोई बॉडी पानी में डालेंगे, दिस इज नोन एज अप थ्रस्ट। थ्रस्ट तो है, लेकिन एक परपेंडिकुलर फोर्स है। कौन सा? अप थ्रस्ट, ऊपर की ओर। इसी को हम बोलते हैं बायंट फोर्स। अच्छा, इसमें एक एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ इलोंगेशन वाला कि मान लो ये पत्थर है और इसको धागे से आपने ऐसे लटका रखा है। अब क्या करते हैं हम इसे, हमने इसे एक बीकर में डाला जिसमें है पानी भरा हुआ। तो हमने क्या देखा, कि ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। यानी कि क्या समझ आया कि अभी तक तो पूरा केवल नीचे ही लटक रहा था, जैसे ही पानी में गया तो उसकी लेंथ थोड़ी सी कम क्यों हुई? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स था जो इसे ऊपर की ओर लगा रहा था, और इसलिए अब उसकी लेंथ वो नहीं रही जो पहले थी, बल्कि इतनी हो गई। तो यानी यहां से आपको अप थ्रस्ट, अच्छा ये यहां दिख नहीं रहा होगा यार, समझ तो रहे हो ना? हम बस ठीक। तो क्योंकि अब कुछ ना कुछ यहां पे जो है ऐसे, ये बीकर है, थोड़ा सा अप थ्रस्ट लगा रहा है पानी, इसलिए इसके लेंथ में थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला। तो यानी कि ये जो इलोंगेशन है ये डिक्रीज हो जाएगा एज यू पुट दिस इन द वाटर, डिक्रीजेस इन वाटर। व्हाई? क्योंकि अप थ्रस्ट लग रहा है। सॉरी। अब कोई चीज डूबती क्यों है और तैरती क्यों है? नेल सिंक हो जाता है और कॉर्क फ्लोट हो सकता है। बहुत ही सिंपल सा खेल है डेंसिटी का। जिसकी डेंसिटी भारी होगी पानी से या फिर जिसमें आप डाल रहे हैं तो डूब जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो फ्लोट हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ नेल अगर ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से तो वो क्या कर जाएगी? डूब जाएगी, यानी कि सिंक। और अगर कॉर्क की बात करें तो कॉर्क की डेंसिटी कम है, डेंसिटी रो से दिखाते हैं। किसकी ज़्यादा है? पानी की। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000
डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी kg पर मीटर क्यूब, kg m-3। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, सिंपल सी ये बात है। अच्छा, डेंसिटी और अपथ्रस्ट का अगर हम खेल देखें कि ऐसा क्या हो रहा है जैसे हमने कोई बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि ये फ्लोट कर रहा है, और एक केस मान लेते हैं कि ये डूब गया है। डूब गया है तो मुझे नीचे बनाना चाहिए था, सिंक और फ्लोट। तो कोई चीज सिंक हो गई है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इसकी क्या है, ज्यादा है, यानी कि मोर डेंसिटी सिंक, बात तो साफ है। लेकिन अब थ्रस्ट के केस में देखें क्या होगा, अब कोई बॉडी है वो ऊपर से आई, उसका कुछ ना कुछ वेट है, अगर उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लग जाए तो क्या हो जाएगा, तैरेगा। लेकिन अगर उसका वेट ज्यादा है, उसका अपथ्रस्ट कम है, तो क्या हो जाएगा, वो चीज डूब जाएगी। वेट ऐसे लग रहा है और अपथ्रस्ट अगर कम है उसका, तो नीचे घसीट देगा उसे, फोर्स रिजल्टेंट नीचे ज्यादा हो जाएगा और वो चीज डूब जाएगी। यानी कि मोर डेंसिटी से क्या मतलब है, इसका अपथ्रस्ट कम है, लेस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स इसका कम है। अगर ज्यादा होता तो क्या होता, फ्लोट कर जाता। यहां देखते हैं इसका वेट मान लेते इतना है, लेकिन इसका अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो ये डूबेगा, डूबने नहीं देगा। तो यानी अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, लेस डेंसिटी है, लेस डेंसिटी मोर अपथ्रस्ट, और इसीलिए वो क्या करेगी, फ्लोट। तो यहां हमने डेंसिटी और अपथ्रस्ट का देखा खेल। नहीं तो आप बेसिक एप्टीट्यूड लगा के खुद ही सोच के भी वहीं कर सकते हैं। डेंसिटी ज्यादा है, डूबेगी, डूब रही है, वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट कम है, सिंपल। तो बाकी डूबने का कौन सा आपको पता है, डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट्स, मोर देन द डेंसिटी इफ मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड इट विल सिंक। ठीक है, यहां हमने सारा देख ही लिया। अब बात आती है आर्किमिड्स प्रिंसिपल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने डेफिनेशन इसलिए एग्जैक्टली उठा के यहीं रख दी है, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, क्योंकि आपको इंटरव्यू हो कुछ भी हो ये सीधा याद कर लेना चाहिए। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. वो जो अपवर्ड फोर्स है वो लग तो रहा है, लेकिन वो कितना लगेगा ये बात बताया आर्किमिड्स साहब ने। और कहते हैं कि ये उसमें बाथ टब में नहा रहे थे, अब अमीर लोग उनके ऐसे वाला होता हुआ, तो अंदर गए और कुछ पानी बाहर गिरा और उनको चमक गया, उनको हिट करके कोई चीज, और यूरेका यूरेका करते हुए चिल्लाते हुए वो नंगा पुंगा भागे, क्योंकि मजा आ गया होगा ना। सो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, किसी बॉडी को आप किसी पानी के उसमें डालेंगे, फुल्ली डालो चाहे पार्शियली डालो, उससे मतलब नहीं है, डाल दिया ना, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, जाहिर सी बात है उसका नाम अभी हमने देखा बायंट फोर्स या तो अपथ्रस्ट। तो ये जो अपथ्रस्ट है, ये फोर्स है, ये इसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ये अपथ्रस्ट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डिपेंड्स ऑन पानी में कैसा लगेगा या उसमें कैसा लगेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर बताना हो मैं कि वो जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो क्या होगा, इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये रहा पानी, इसमें आपने कोई चीज डाला, मान लेते इतना पानी निकल के बाहर गिर गया, जितना पानी गिरा उसका कुछ वेट है, वेट है, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन, मान लेते 5 न्यूटन वेट है, तो 5 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। बिल्कुल बात क्लियर। दिस इज आर्किमिड्स प्रिंसिपल। इस स्टेटमेंट को आपको याद करना है, इंटरव्यू में पूछा था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली, फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब बहुत सारे एप्लीकेशंस जो इसी के प्रिंसिपल को यूज करते हैं, जैसे कि
डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप और सबमरीन कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा? आर्किमिड्स प्रिंसिपल का यूज करके अगर हम उसकी वेरी कराएं डेंसिटी और अपथ्रस्ट, तो जब हम ज़्यादा कर लेंगे तो फ्लोट करेगा, घटा देंगे तो डूब जाएगा। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या काम करता है? डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ मिल्क। लैक्टो से थोड़ा सा दूध दूध सा लग भी रहा है, एक वो बैक्टीरिया भी होता है लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है। और है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किसी की आपको डेंसिटी निकालनी हो, मान लो मरकरी है, फलाना है, तो उसके लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? हाइड्रोमीटर। यहां से मुझे एक और चीज याद आता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर कौन सा डिवाइस है? ये डिटरमाइन क्या करता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कि हमारे एयर में कितना पानी है। ये एयर का एक पैकेट मान लेते हैं, तो इसमें कितना पानी है इसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों जो कंफ्यूजन वाले पेयर है उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि कंफ्यूजन हो ही ना। तो हाइड्रोमीटर डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और हाइग्रोमीटर है ह्यूमिडिटी बताती। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क हो गया। अब यही आर्किमिड्स प्रिंसिपल से एक और खेल याद आता है कि एक जो आपने वो वाला क्वेश्चन देखा होगा, मैं एक नया पेज लेता हूं कि 100 kg आयरन ले लो या फिर कॉटन ले लो, तो कौन सा भारी होगा? तो कई बार आजकल मेरे शॉर्ट्स पे भी आता है कि कुछ लड़के वो मरीन ड्राइव, कुछ मुंबई या दिल्ली उल्ली पूछते हैं एक दूसरे से कि ये ज़्यादा बड़ा भारी है या ये ज़्यादा भारी है, तो लोग कहते हैं बराबर होगा। तो देखो, पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि आइडियल सिचुएशन में या रियलिटी में? आइडियल, और यहां हम केस लेते हैं रियलिटी का। तो आइडियल केस का क्या मतलब है कि कुछ भी हवा हवा नहीं है, तो यहां पे 100 kg वो रखो, 100 kg ये रखो, दोनों क्या आएगा? बराबर। रियलिटी में एक इनमें से भारी है। क्यों भारी है? अपथ्रस्ट की वजह से। देखो, कॉटन है, कॉटन की डेंसिटी कम है। कॉटन अगर लेस डेंस है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और आयरन की डेंसिटी ठीक ठाक है, इसका वॉल्यूम तो छोटा सा ही होगा, 100 kg इतने में आ जाएगा। लेकिन कॉटन लोगे तो इतना बड़ा ऐसे रखना पड़ेगा, है ना? तो यानी कि कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है। अब जब कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पे अपथ्रस्ट भी ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे आयरन है, इस पे तो इतना अपथ्रस्ट नहीं लगेगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो हर जगह हवा जो है ऊपर की ओर लगाएगी ना। तो कॉटन में जो, अच्छा असली वेट अगर दोनों का देखें, हम पहले ही जानते हैं अपथ्रस्ट U2 में ज्यादा है, यानी कि अपथ्रस्ट किस में ज्यादा है? इसमें, कॉटन में। तो U2 माइनस U1 है, U2 बड़ा है तो ये वहां पे कौन सा बड़ा हो जाएगा? W2। तो W2 बड़ा है W1 से, यानी कि असल में कौन ज्यादा भारी है? कॉटन। तो ये ऐसे ही था, हालांकि ये काम का नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव नाम से दिख रहा है कि किसी की भी डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कोई बढ़िया चीज। तो यहां पे हमने क्या लिया है? स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? किसी भी चीज की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर हमें बताता है रिलेटिव डेंसिटी। ये वाटर की डेंसिटी वैसे असल में होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं। क्यों? 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है। ये वाटर का आपने वो पढ़ा होगा ना, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन वाटर का थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी? आप ही बताओ। कुछ नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी पूरा कट जाएगा, तो नो यूनिट। वाटर हमने देख लिया 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम PYQs करते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2 times, यानी सिर्फ क्या कह रहा है, वो d की जगह उसने 2d कर दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी F प्रोपोर्शनल टू 1/d² है। अब इसने क्या किया, इसकी जगह 2d कर दिया, 2d का स्क्वायर हो जाएगा, नया फोर्स क्या हो जाएगा 1/4। F डैश इक्वल्स टू 1/4d का स्क्वायर, तो डिक्रीज्ड बाय 4 times।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, वेट अभी हमने देखा CDS 121 का क्वेश्चन है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नहीं तो द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, यही तो होता है वेट। इनर्ट प्रॉपर्टी नहीं है, वो कौन सा है, मास। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड, सैंड अभी हमने देखा। प्रेशर लार्जर वाइल स्टैंडिंग या स्मॉलर, इन्हीं दोनों में से कोई क्वेश्चन होगा। अच्छा ये डे टाइम और नाइट टाइम की बात कर रहा है, ये नहीं, ये कुछ गलत कह रहा है। प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब आपका एरिया कम होगा। एरिया कम का क्या मतलब है, आप खड़े हो, तो प्रेशर ज़्यादा जब आप खड़े हैं, प्रेशर ज़्यादा जब आप खड़े हैं, ठीक, ये सही बात है लाइन, क्योंकि जब आप सो जाएंगे तो एरिया आपका बढ़ जाएगा और आपका प्रेशर घट जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। What happens to the gravitational force between the two objects if the mass of one object is doubled and the distance between them is also double? एक ही फॉर्मूला है, इसी पे बार बार क्वेश्चन देते हैं, mm/d²। क्या किया इन्होंने नए फोर्स के लिए, वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं तो 2m कर दो, और डिस्टेंस क्या कर दिया है, वो भी डबल कर दिया, यहाँ पे 2d कर लो, स्क्वायर सॉल्व कर लिया, अपॉन 4, 2 से कट गया, 1/2, द फोर्स विल बी हाफ्ड। सिंपली सॉल्व करना है और तो कुछ नहीं करना है। एन ऑब्जेक्ट वेट 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट वेयर द g इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। आपको बताइए वेट क्या होता है, mg। वहां पे क्या है, ग्रेविटी 9 टाइम्स बढ़ गई है, यानी कि अब क्या है, m इंटू 9g हो गई है, तो वेट भी क्या हो गया, 9 टाइम्स बढ़ गया, द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स। सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। CDS 2 2022 अभी का सबसे ताजा। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स। फ्री फॉल का केस है, फ्री फॉल हमने देखा, जो एक्सेलरेशन है सॉरी वो कांस्टेंट रहेगा, कितना लगेगा g। काइनेटिक और पोटेंशियल, तो वो यहां पे जब है बॉडी, अभी यहाँ पे इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। अभी ऊपर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम है, रुकी हुई है। एक्सेलरेशन आपका आंसर होगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, अब देखो इसमें अगर आपको पता होता फॉर्मूला, कैपिटल G m/r²। ग्रेविटी किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास पे, कौन सी, अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे, बोथ इट्स मास एंड रेडियस, ठीक, ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन दिख गया, हालांकि ये केमिस्ट्री का एनॉमलस बिहेवियर क्वेश्चन, लेकिन हम देख लेते हैं अब अगर हम यहीं पे। द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी। देखो एक वाटर एक एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, थोड़ा सा विचित्र है, केमिस्ट्री का पार्ट है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, इस वक्त वो एक आइस है और आप हीट कर रहे हैं 0 से 4, आपने थोड़ी हीट प्रोवाइड की, तो फीलिंग तो यही आ रही है कि जैसे हीट देंगे तो और वो पानी पानी बनेगा, तो उसकी डेंसिटी घट जानी चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही समझ लो, एप्टीट्यूड लगा लो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वाटर एनॉमलस बिहेवियर तो ऐसा नहीं हो रहा, तो डिक्रीज की जगह इंक्रीज। लेकिन अब समझ लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, अच्छा मैंने एक और चीज बताई आपको अभी कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 पे, तो जैसे जैसे आप हीट कर रहे होगे तो मैक्सिमम तक पहुंचेगी। यहाँ पे हम दिखाते हैं डेंसिटी, यहाँ पे हम दिखाते हैं टेम्परेचर। यहाँ पे 0 1 2 मतलब 2 4 6 ऐसे। डेंसिटी अभी इतनी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे आप हीट करेंगे ना, पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ती है, वाटर की बात है, उसके बाद ये घटेगी। सिंपली घटना तो इसको यहीं से चाहिए था, मतलब फीलिंग तो यही आ रही है, हीट दोगे भाई डेंसिटी घटेगी, लेकिन वाटर थोड़ा अजीब आदमी है, तो उसकी डेंसिटी पहले तो इंक्रीज करेगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद वो फिर घटेगी। तो जैसे ही आप हीट करेंगे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में, तो इसकी डेंसिटी में इजाफा हो रहा है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। 4 के बाद और हीट दोगे तो घटेगी।
तो यहाँ था, ये हमने यहाँ देखा इसके PYQ। थैंक यू, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, काम हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।